Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 12 की किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के 7वें अध्याय खनिज और ऊर्जा संसाधन पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ये चैप्टर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, खासकर GS1 और GS3 के लिहाज से, क्योंकि ये भारत के संसाधन, उद्योग और ऊर्जा सुरक्षा की बात करता है। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उनके आपसी संबंध और परीक्षा के नजरिए से उनका क्या महत्व है ये जानना है। मैं कोशिश करूंगी कि वैचारिक स्पष्टता और मेंस के एंगल से विश्लेषण पर फोकस रहे। और मैं प्रीलिम्स के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं, लोकेशंस हैं, डेटा या जो खास शब्दावली है उस पर रोशनी डालूंगा। और हाँ, हम पिछले सालों के सवाल मतलब PYQs उनको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। चलिए। सबसे पहले ये खनिज आखिर हैं क्या, मतलब बेसिक्स से शुरू करें तो। हाँ, देखिए, खनिज मतलब वो प्राकृतिक पदार्थ जिनका एक निश्चित एक तय केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और ये हमें धरती के अंदर मिलते हैं अयस्कों के रूप में, मतलब ओर्स जिसे कहते हैं। अच्छा, और ये औद्योगिक विकास के लिए इतने जरूरी क्यों है? अरे ये तो नींव है। आप सोचिए, मशीनें हों या रोज की छोटी मोटी चीजें, सब कहीं ना कहीं खनिजों पर ही तो निर्भर हैं। GS3 इकोनॉमी से सीधा लिंक है। और इन्हें बांटा कैसे जाता है, मतलब प्रकार? मोटे तौर पे दो मेन प्रकार हैं। एक धात्विक, मतलब मेटालिक मिनरल्स, जिनमें धातु होती है। हाँ, इनमें भी दो तरह के, लौह धातु या फेरस जिनमें लोहे का अंश हो, जैसे आयरन, ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट वगैरह। ठीक है। और दूसरा है अलौह धातु, मतलब नॉन फेरस, जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, फिर सीसा, जस्ता, सोना। अच्छा, ये तो धात्विक हो गए। और दूसरे? इनमें भी दो हिस्से हैं। कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स। और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, जैसे अभ्रक यानी माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। समझ गई। अब ये जानना दिलचस्प है कि ये भारत में मिलते कहाँ हैं और क्या ये सब जगह एक जैसे मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन काफी असमान है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि खनिजों का बनना बहुत जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, जियोलॉजिकल प्रोसेस पर निर्भर करता है। और ये प्रक्रियाएं हर जगह एक जैसी नहीं होती। अच्छा, तो भारत में कहाँ ज्यादा मिलते हैं? तो देखिए, भारत में ज्यादातर जो धात्विक खनिज है वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों, मतलब क्रिस्टलाइन रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है। कोयला ज्यादातर नदी घाटियों में मिलता है, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी। और पेट्रोलियम वो मिलता है अवसादी बेसिनों में, यानी सेडिमेंट्री बेसिन्स में। और इस असमान वितरण का असर भी पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। इससे क्षेत्रीय विकास में काफी विषमता आती है। ये मेंस के लिए सोचने वाला पॉइंट है। GS1 और 3 दोनों में रीजनल डेवलपमेंट के तहत। तो क्या भारत में कुछ खास खनिज पेटियां या मिनरल बेल्ट्स हैं? हाँ, मुख्य रूप से 3 पेटियां मानी जाती हैं। अगर आप मैप पर देखें तो ज्यादातर खनिज मैंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली एक लाइन के पूरब में ही मिलते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। कौन सी हैं ये 3 पेटियां? पहली और सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर पूर्वी पठारी पेटी, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन। इसमें कौन से इलाके आते हैं? इसमें आता है छोटा नागपुर पठार, यानी झारखंड का बड़ा हिस्सा, ओडिशा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग। और यहाँ मिलता क्या क्या है? यहाँ लगभग सब कुछ है। लौह अयस्क, कोयला, इसीलिए तो ज्यादातर आयरन और स्टील प्लांट्स यही हैं। मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक। प्रीलिम्स के लिए लोकेशन याद रखें: सिंहभूम, क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई। वाह, ये तो काफी समृद्ध पेटी है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है दक्षिण पश्चिमी पठार पेटी, द साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन। इसमें कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु की ऊंची जमीनें और केरल आते हैं। यहाँ क्या खास है? यहाँ भी लौह धातुएं मिलती हैं। बॉक्साइट है, अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क, मैंगनीज, चूना पत्थर। लेकिन यहाँ कोयला लगभग नहीं है। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, बस निवेली में लिग्नाइट मिलता है तमिलनाडु में। यहाँ की खास जगह है बाबा बुदन पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख, ये लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। फिर सेलेम, नीलगिरी। ठीक है, और तीसरी पेटी? तीसरी है उत्तर पश्चिमी प्रदेश पेटी, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ये राजस्थान में अरावली के आसपास और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैली है। यहाँ क्या मिलता है? यहाँ धारवाड़ सिस्टम की चट्टानों से जुड़े तांबा और जिंक मिलते हैं।
राजस्थान तो बिल्डिंग स्टोन्स के लिए भी जाना जाता है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। वो तो है। और गुजरात और असम में पेट्रोलियम के भंडार हैं। प्रीलिम्स के लिए याद रखें, खेतड़ी तांबा और जावर सीसा जस्ता राजस्थान में। हिमालय बेल्ट में भी कुछ खनिज हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट। ये तो हुई वितरण की बात, लेकिन इनकी खोज कौन करता है? मतलब कौन सी एजेंसियां हैं? हाँ, ये भी जानना जरूरी है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। कुछ मुख्य नाम है: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड यानी MECL, अच्छा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC, भारतीय खान ब्यूरो IBM, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO, और फिर राज्यों के अपने विभाग भी हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ खास खनिजों पर फोकस करते हैं। शुरुआत लौह अयस्क मतलब आयरन ओर से करते हैं। आपने कहा था ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि भारत में हाई क्वालिटी वाले लौह अयस्क के काफी बड़े भंडार हैं। इसकी मुख्य किस्में कौन सी हैं? 2 मुख्य हैं: मैग्नेटाइट, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, और दूसरा हेमाटाइट, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने पहले उत्तर पूर्वी पेटी का जिक्र किया था और एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र की बात की थी। वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, वो क्रिसेंट शेप्ड रीजन, मतलब छोटा नागपुर पठार से लेकर उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ इलाका, ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ न सिर्फ हाई ग्रेड हेमाटाइट अयस्क मिलता है, हाँ, बल्कि साथ में अच्छी क्वालिटी का कोकिंग कोयला और दूसरे जरूरी कच्चे माल भी मिल जाते हैं। इसी तालमेल की वजह से भारत के ज्यादातर बड़े स्टील प्लांट्स जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, सब इसी इलाके में हैं। ये चैप्टर 8 से भी जुड़ता है, उद्योगों की लोकेशन। ये तो बड़ा लॉजिकल कनेक्शन है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए मुख्य लौह अयस्क क्षेत्र कौन से याद रखने हैं? जरूर, उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर ये प्रमुख हैं। यहाँ की गुरु महिसानी, सुलाईपत, बादाम पहाड़ खाने फेमस हैं। झारखंड में नोआमुंडी और गुआ, सिंहभूम जिले में। ठीक है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलाडीला तो बहुत मशहूर है। कर्नाटक में संडूर हॉस्पिट, बेलारी जिला। बाबा बुधन पहाड़ियां, कुद्रेमुख, चिकमगलूर जिला। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा भी उत्पादक हैं। बहुत अच्छे। लौह अयस्क के साथ मैंगनीज का भी नाम आता है स्टील बनाने में। हाँ, मैंगनीज स्टील बनाने की प्रक्रिया में, जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं, बहुत जरूरी है। ये लौह मिश्र धातु मतलब फेरो एलॉयज बनाने के काम भी आता है। और ये किन चट्टानों से जुड़ा है? ये मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है, अक्सर लौह अयस्क के साथ ही। इसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? उड़ीसा यहाँ भी लीडर है। भारत की जो लौह अयस्क पेटी है, उसी के बीच में इसके भंडार हैं: बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, कोरापुट। अच्छा। इसके अलावा कर्नाटक, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा बालाघाट बहुत महत्वपूर्ण है, और महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा भी अहम उत्पादक हैं। चलिए, अब अलौह यानी नॉन फेरस और अधात्विक यानी नॉन मेटालिक खनिजों की तरफ बढ़ते हैं। आपने शुरू में कहा था कि भारत अलौह खनिजों में ज्यादा धनी नहीं है, सिवाय बॉक्साइट के। हाँ, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, उसमें भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है। और ये मिलता कहाँ है, मतलब किन चट्टानों में? इसका संबंध ज्यादातर लैटेराइट चट्टानों से है, जो टर्शरी पीरियड में बनी। ये अक्सर प्रायद्वीपीय भारत के पठारों या पहाड़ियों के ऊपर या तटीय इलाकों में मिलती हैं। और उत्पादन में कौन आगे है? यहाँ भी उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी और संबलपुर प्रमुख जिले हैं, बोलांगीर और कोरापुर भी उभर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में लोहरदगा के पैटलैंड्स, गुजरात, भावनगर, जामनगर, छत्तीसगढ़, अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश, कटनी, जबलपुर, बालाघाट और महाराष्ट्र, कोलाबा, रत्नागिरी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं तांबे की, कॉपर की। बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन उद्योग सब में काम आता है, पर शायद भारत में इसके भंडार कम हैं। हाँ, बिल्कुल। तांबे के मामले में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भंडार और उत्पादन दोनों सीमित हैं। ये बिजली का अच्छा सुचालक है, आघातवर्ध्य, मेलिएबल और तन्य डक्टाइल है, मतलब इसे तार या शीत में बदलना आसान है, इसलिए जरूरी है। इसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? मुख्य रूप से 3 इलाके याद रखने हैं: झारखंड का सिंहभूम जिला, मध्य प्रदेश का बालाघाट, यहाँ तांबा और मैंगनीज दोनों मिलते हैं, और राजस्थान का खेतरी अलवर क्षेत्र। खेतरी तो बहुत पुराना तांबा केंद्र है। अधात्विक खनिजों में
अभ्रक यानी माइका का जिक्र जरूर आता है, खासकर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। इसकी क्या खासियत है? अभ्रक की कई खासियतें हैं। एक तो ये परतों में मिलता है, दूसरा इसमें ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। लो पावर लॉस फैक्टर, बिल्कुल। तीसरा ये बेहतरीन इंसुलेटर है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, और हाई वोल्टेज को झेल सकता है। रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। अच्छा, इसीलिए बिजली के सामान में इतना इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में ये कहाँ मिलता है? भारत दुनिया के प्रमुख अभ्रक उत्पादकों में से एक रहा है। सबसे अच्छी क्वालिटी का अभ्रक झारखंड की हजारीबाग पठार वाली पेटी में मिलता है, खासकर कोडरमा के आसपास। अच्छा, कोडरमा। हाँ, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला भी बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में भी एक लंबी पेटी है, जयपुर से भीलवाड़ा तक, उदयपुर के आसपास भी मिलता है। यहाँ एक PYQ का जिक्र करना सही रहेगा। प्रीलिम्स में Q63 2013 GS1 पर आधारित एक कथन था कि अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये सही हुआ। हाँ, ये कथन NCERT के अनुसार बिल्कुल सही है और प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट एकदम पक्का कर लेना चाहिए। कोडरमा झारखंड = अभ्रक उच्च गुणवत्ता। ये नेल्लौर आंध्र प्रदेश और राजस्थान वाली पट्टी भारत के मुख्य अभ्रक क्षेत्र हैं। स्पष्ट है। चलिए अब अध्याय के दूसरे हिस्से पर आते हैं, ऊर्जा संसाधन। पहले पारंपरिक स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं, जिसमें कोयला सबसे अहम है। हाँ, कोल भारत की ऊर्जा जरूरतों का आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करता है। ये उद्योगों के लिए न सिर्फ ऊर्जा देता है, बल्कि कई उद्योगों जैसे स्टील, सीमेंट के लिए कच्चा माल भी है। कोयले के प्रकार भी होते हैं शायद? हाँ, गुणवत्ता के आधार पर 4 मुख्य प्रकार हैं। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट सबसे निम्न। भारत में लगभग 80% कोयला बिटुमिनस प्रकार का है और उसमें भी ज्यादातर नॉन कुकिंग ग्रेड का है। ये GS3 एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में कोयला मिलता कहाँ है? क्या ये भी असमान रूप से बटा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। कोयले का वितरण मुख्य रूप से 2 भूवैज्ञानिक कालों से जुड़ा है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है गोंडवाना कोयला। ये लगभग 200 मिलियन साल यानी 20 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। अच्छा, काफी पुराना। हाँ, और देश का करीब 98% कोयला भंडार और 80% उत्पादन इसी गोंडवाना कोयले से होता है। ये कहाँ मिलता है? ये मुख्य रूप से नदी घाटियों में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। यहाँ झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, रानीगंज दूसरा सबसे बड़ा, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा जैसे इलाके हैं। फिर गोदावरी घाटी, महानदी घाटी या तलचर रामपुर हैं। सोन घाटी, उमरिया, सिंगरौली, वर्धा घाटी महाराष्ट्र में। मुख्य राज्य हुए झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिंगरेनी कोलियरीज यही हैं। और महाराष्ट्र। ये तो हुआ गोंडवाना। दूसरा कौन सा है? दूसरा है टर्शरी कोयला। ये काफी नया है, लगभग 15 से 60 मिलियन साल यानी 1.5 से 6 करोड़ साल पुराना। ये कहाँ मिलता है? ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। अच्छा। मेघालय में दारंगिरी, चेरापूंजी, ऊपरी असम में माकूम, जयपुर, नजीरा, अरुणाचल में नामचेक, नामफुक, जम्मू कश्मीर में कालाकोट। ये टर्शरी कोयले के उदाहरण हैं। इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। एक और प्रकार का जिक्र हुआ था, लिग्नाइट। हाँ, लिग्नाइट, लाइग्नाइट, ये भूरे रंग का निम्न श्रेणी का कोयला होता है। ये कहाँ मिलता है मुख्य रूप से? इसका सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नीयेवेली में है। वहाँ दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट खदानों में से एक है और उससे बिजली भी बनती है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी लिग्नाइट मिलता है। कोयला खनन जरूरी तो है, पर इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी है। ये एक क्रिटिकल मेंस पर्सपेक्टिव है। 2013 के GS3 GS1 के एक सवाल Q19 के आधार पर अवैध खनन के परिणामों और पर्यावरण मंत्रालय की गो और नो गो जोन अवधारणा पर चर्चा करने को कहा गया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? देखिए, अवैध खनन से पहली बात तो सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। दूसरा, पर्यावरण को भयानक क्षति पहुंचती है। अंधाधुंध जंगल कटते हैं, जमीन धंस जाती है, पानी प्रदूषित होता है। तीसरा, इसमें काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। और चौथा, इससे अक्सर स्थानीय स्तर पर संघर्ष और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। ये पर्यावरण कानूनों की पूरी तरह अनदेखी करता है। ये अवधारणा 2009-10 के आसपास आई थी। इसका मकसद था
कि वन क्षेत्रों को उनकी पारिस्थितिक संवेदनशीलता इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी के आधार पर बांटा जाए। कैसे? जिन क्षेत्रों में वन बहुत घने थे या जैव विविधता बहुत ज्यादा थी, उन्हें नो-गो जोन कहा गया, मतलब वहां खनन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा। और बाकी क्षेत्र जहां वन कम घने थे या उतने संवेदनशील नहीं थे, उन्हें गो जोन कहा गया, जहां नियमों के साथ खनन पर विचार किया जा सकता था। कोशिश थी विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने की। पर क्या ये सफल रहा? देखिए, विचार अच्छा था, लेकिन इसके लागू करने के तरीके, किस आधार पे गो या नो गो तय हो, इस पर काफी बहस हुई। कोयला उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा पर इसके असर को लेकर भी चिंताएं जताई गईं। बाद में इस नीति में बदलाव भी हुए। तो ये संतुलन बनाना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऊर्जा सुरक्षा, कोयला क्षेत्रों की आर्थिक जरूरतें और पर्यावरण का संरक्षण, इनके बीच संतुलन साधना एक बहुत बड़ी नीतिगत चुनौती है जो आज भी जारी है। ये जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट और इकोनॉमी सिलेबस से सीधे जुड़ता है। ठीक है। कोयले के बाद दूसरा प्रमुख पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है पेट्रोलियम, जिसे तरल सोना भी कहते हैं। हाँ, पेट्रोलियम परिवहन क्षेत्र तो लगभग पूरी तरह इसी पर निर्भर है, और ये पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए भी कच्चा माल है, जिनसे प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर वगैरह बनते हैं। ये कैसे बनता है और कहाँ मिलता है? ये मुख्य रूप से टर्शरी काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। लाखों साल पहले समुद्री जीव जंतुओं और पौधों के दबने और भूगर्भीय ताप और दाब के कारण ये बनता है। अक्सर ये चट्टानों की तहों में, जैसे एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप्स में फंसा हुआ मिलता है। भारत में इसकी खोज कब शुरू हुई? वैसे तो असम में बहुत पहले मिल गया था डिगबोई में, लेकिन व्यवस्थित तरीके से खोज और उत्पादन 1956 में ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना के बाद तेज हुआ। मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? सबसे बड़ा उत्पादक तो मुंबई हाई है, जो समुद्र में है। अब तटीय क्षेत्र ऑफशोर, देश का लगभग 63% उत्पादन यहीं से होता है। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, जमीन पर देखें तो गुजरात, अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा, खंबात बेसिन और असम, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान प्रमुख हैं। हाल के सालों में पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन और कावेरी बेसिन में भी काफी महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं। तेल निकालने के बाद उसे रिफाइन भी करना पड़ता है। बिल्कुल। भारत में 2 तरह की तेल रिफाइनरी हैं, ऑयल रिफाइनरीज। एक होती हैं क्षेत्र आधारित, फील्ड बेस्ड, जो तेल क्षेत्र के पास ही होती हैं, जैसे डिगबोई। हाँ। और दूसरी होती हैं बाजार आधारित, मार्केट बेस्ड, जो खपत वाले इलाकों के पास होती हैं, जैसे बरौनी बिहार, मथुरा उत्तर प्रदेश। और तेल गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए? उसके लिए पाइपलाइनों का बड़ा नेटवर्क है। नहर कटिया से बरौनी तक एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बनी थी। फिर हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर HVG गैस पाइपलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जो पश्चिमी तट से उत्तरी भारत तक गैस पहुंचाती है। सलाया मथुरा पाइपलाइन भी अहम है। पेट्रोलियम के साथ अक्सर प्राकृतिक गैस भी मिलती है। हाँ, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस अक्सर पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर पाई जाती है या कभी-कभी अकेले भी मिलती है। इसे पेट्रोलियम की तुलना में ज्यादा साफ ईंधन माना जाता है। इसका क्या महत्व है? ये भी ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, खासकर बिजली बनाने और उद्योगों में। साथ ही ये उर्वरक, फर्टिलाइजर उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसके भंडार कहाँ हैं? इसके बड़े भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन में पाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई हाई और उससे जुड़े पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, खंबात की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसके भंडार हैं। पूर्वी तट पर और भी भंडार मिलने की उम्मीद है। इसके लिए कौन सी एजेंसी मुख्य है? गैस के परिवहन और मार्केटिंग के लिए मुख्य सार्वजनिक उपक्रम है JIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। HVJ पाइपलाइन लगभग 1700 किलोमीटर लंबी इसके नेटवर्क की रीढ़ है। यहाँ एक और प्रीलिम्स टाइप कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, जो 2013 GS1 के Q63 से जुड़ा हो सकता है। क्या प्राकृतिक गैस गोंडवाना शैलों में मिलती है? और क्या धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, ये दोनों ही बातें गलत हैं। NCERT के अनुसार प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों मुख्य रूप से टर्शियरी काल के अवसादी बेसिनों, सेडिमेंट्री बेसिन्स और अपतटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई हाई, केजी बेसिन से जुड़े हैं। अच्छा। गोंडवाना संरचना किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, कोल। सही। और धारवाड़ प्रणाली की चट्टानें वो धात्विक खनिजों जैसे लोहा, मैंगनीज, सोना, तांबा के लिए जानी जाती हैं, पेट्रोलियम के लिए नहीं। पेट्रोलियम मिलता है अवसादी चट्टानों में।
तो प्रीलिम्स के लिए ये एसोसिएशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गोंडवाना इज इक्वल टू कोयला, धारवाड़ इज इक्वल टू धात्विक खनिज, टर्शरी अवसादी बेसिन इज इक्वल टू पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। बहुत बढ़िया। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अब पारंपरिक स्रोतों से आगे बढ़कर नाभिकीय ऊर्जा पर आते हैं। इसकी जरूरत क्यों है और चुनौतियां क्या हैं? देखिए, नाभिकीय ऊर्जा से कम मात्रा में ईंधन से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है और ये कार्बन उत्सर्जन भी नहीं करती। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के नजरिए से इसका महत्व है। लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। एक तो सुरक्षा का मुद्दा, दूसरा परमाणु कचरे का निपटान। इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए और कहाँ मिलता है? मुख्य ईंधन है यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम भारत में धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। खास इलाके हैं झारखंड का सिंहभूम कॉपर बेल्ट, राजस्थान में उदयपुर और अलवर के पास, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला। और थोरियम? सुना है भारत में इसके बहुत भंडार है। हाँ, थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार भारत में ही माना जाता है। ये मुख्य रूप से केरल तट की मोनाजाइट रेत में मिलता है, खासकर पलक्कड़ और कोल्लम जिलों में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर भी ये रेत मिलती है। इस क्षेत्र में कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं? भारत का परमाणु कार्यक्रम काफी पुराना है। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में बना था, बार्क 1967 में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे था। और मुख्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये लोकेशन प्रीलिम्स के लिए जरूरी होंगी। हाँ बिल्कुल। कुछ महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तारापुर महाराष्ट्र, ये भारत का पहला था। रावतभाटा राजस्थान, कोटा के पास। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक और काकरापारा गुजरात। ठीक है। पारंपरिक और नाभिकीय ऊर्जा के बाद अब आते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पर। ये आजकल बहुत चर्चा में है। क्यों है ये इतने जरूरी? ये कई कारणों से जरूरी हैं। पहला, ये सतत हैं, मतलब सस्टेनेबल। दूसरा, ये नवीकरणीय हैं, रिन्यूएबल, यानी ये खत्म नहीं होंगे जैसे कोयला या पेट्रोल। तीसरा, ये पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल हैं, इको फ्रेंडली, क्योंकि इनसे प्रदूषण कम होता है या नहीं होता। और एक बात और, जीवाश्म ईंधन तो सीमित हैं, कभी ना कभी खत्म होंगे ही। इसलिए भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए इन पर निर्भरता बढ़ानी ही होगी। शुरू में इनकी लागत ज्यादा हो सकती है, पर लंबे समय में ये सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा दे सकते हैं। इनमें सबसे पहले सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की बात करते हैं। भारत में तो धूप की कमी नहीं है। बिल्कुल, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इसमें फोटोवोल्टिक सेल्स सीधे सूर्य की किरणों को बिजली में बदल देते हैं। अच्छा। इसके दो तरीके हैं, फोटोवोल्टिक और सौर तापीय, सोलर थर्मल, जिसमें धूप से पानी गर्म करना वगैरह शामिल है। इसके फायदे क्या हैं? फायदे कई हैं। ये धीरे धीरे लागत में काफी प्रतिस्पर्धी हो रहा है, पर्यावरण के अनुकूल है, इसे लगाना भी अपेक्षाकृत आसान है, खासकर छोटे स्तर पर। एनसीईआरटी में तो ये भी लिखा है कि ये कोयला तेल आधारित प्लांट से 7% और न्यूक्लियर प्लांट से 10% ज्यादा प्रभावी है। वाह। और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ हो रहा है? हीटर, फसल सुखाने, खाना पकाने, सोलर कुकर, पानी गर्म करने, स्ट्रीट लाइट, पानी के पंप चलाने में बहुत जगह। भारत के पश्चिमी भाग, खासकर गुजरात और राजस्थान, सौर ऊर्जा के लिए बहुत अनुकूल है। सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा का नंबर आता है। हाँ, पवन ऊर्जा। इसमें बहती हवा की गतिज ऊर्जा को टरबाइन घुमाकर बिजली में बदला जाता है। इसके क्या फायदे हैं? ये भी प्रदूषण रहित और अक्षय स्रोत है। जहां हवा लगातार और तेज चलती हो, वहां ये बहुत कारगर है। जैसे स्थायी पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, मौसमी पवनें, मानसून या स्थानीय पवनें, स्थल और समुद्री समीर। भारत की क्या स्थिति है इसमें? भारत ने पवन ऊर्जा में काफी प्रगति की है। हमारे पास महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और क्षमता भी 50,000 मेगावाट से ज्यादा आंकी गई है। अनुकूल स्थितियां कहाँ हैं और बड़े प्लांट कहाँ हैं? अनुकूल स्थितियां राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हैं, जहां हवा अच्छी चलती है, खासकर तटीय इलाकों और ऊंचे पठारों पर। सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर गुजरात में कच्छ के पास लांबा में है। तमिलनाडु में मुपंडल तूतीकोरिन क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा उत्पादन और पानी की खपत का भी एक कनेक्शन है। 2013 GS1 के एक सवाल Q77 आधारित में पूछा गया था कि कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, और थर्मल पावर एक विकल्प था। हाँ, ये सही है। थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से बिजली बनाते हैं, उन्हें अपने बॉयलर और कूलिंग टावर के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है।
इसलिए ये भारत में पानी के सबसे बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं में से एक है। ये वाटर एनर्जी नेक्सस का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो GS3 के लिए प्रासंगिक है। सौर और पवन ऊर्जा के अलावा और कौन से गैर पारंपरिक स्रोत हैं? और भी कई हैं, जैसे ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, टाइडल एंड वेव एनर्जी। समुद्र के ज्वार भाटे और लहरों में अपार ऊर्जा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर इसकी काफी क्षमता है, खासकर खंबात की खाड़ी में, लेकिन अभी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू नहीं हुआ है। और फिर है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। ये पृथ्वी के अंदर की गर्मी से मिलती है। जहां गर्म पानी के सोते, गाइजर्स या झरने होते हैं, वहां इसका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जा सकता है। भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में एक पायलट प्रोजेक्ट है। अमेरिका के बॉयसी, इडाहो में 1890 में ही इसका सफल प्रयास हुआ था। अच्छा, और एक जैव ऊर्जा भी है शायद, बायो एनर्जी। हाँ, जैव ऊर्जा ये जैविक उत्पादों से मिलती है, जैसे खेती के बचे हुए अवशेष, गोबर, नगरपालिका का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट वगैरह। इससे क्या बनता है? इससे बिजली बन सकती है, गर्मी पैदा की जा सकती है, या खाना पकाने के लिए गैस जैसे बायोगैस बनाई जा सकती है। इसके क्या फायदे हैं? इसके कई फायदे हैं। एक तो कचरे का निपटान हो जाता है। दूसरा, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकती है। तीसरा, प्रदूषण कम होता है। चौथा, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ती है और ईंधन की लकड़ी पर दबाव कम होता है। दिल्ली के ओखला में शहर के कचरे से बिजली बनाने का प्लांट इसका एक उदाहरण है। तो इतने सारे संसाधन हैं भारत के पास, खनिज भी और ऊर्जा के स्रोत भी, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये सीमित है और इनका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। यहीं पर संरक्षण, कंजर्वेशन की बात आती है। बिल्कुल, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यही तो चुनौती है कि हम आज की जरूरतें पूरी करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाकर रखें। पारंपरिक तरीकों से संसाधनों के इस्तेमाल से बहुत बर्बादी होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, एक बड़ा रणनीतिक बदलाव तो ये करना होगा कि हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों, रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय ऊर्जा का विकास और इस्तेमाल तेजी से बढ़ाएं। ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो। हाँ, जो संसाधन खत्म होने वाले हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, उनके बदले इनका इस्तेमाल करें। दूसरा, धात्विक खनिजों के मामले में हमें स्क्रैप धातुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना होगा, मतलब धातुओं का पुनर्चक्रण। अच्छा, रिसाइकलिंग। हाँ, ये खासकर उन धातुओं के लिए बहुत जरूरी है जिनके भंडार भारत में कम हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता। तीसरा, जो धातुएं बहुत दुर्लभ हैं, उनके विकल्पों, सब्स्टिट्यूट्स को खोजने और इस्तेमाल करने पर जोर देना होगा। और नीतिगत स्तर पर? नीतिगत स्तर पर जो खनिज सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं या बहुत दुर्लभ हैं, उनके निर्यात को कम या नियंत्रित करना चाहिए ताकि हमारे अपने भंडार ज्यादा समय तक चल सकें। बिल्कुल सही। ये सारे कदम मिलकर ही संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं पहले प्रीलिम्स के नजरिए से। Okay, so let's quickly summarize the prelims takeaways. Key terms and concepts. Ferrous, non-ferrous. Metallic, non-metallic. Gondwana coal, tertiary coal, lignite, laterite, bauxite. Dharwal system, metals. Monazite, thorium. Conventional versus non-conventional energy. Recycling, substitutes, ores, smelting, anticlines, fault traps. Key locations, regions. Chota Nagpur Plateau, Singhbhum, Beladilla, Baba Budan Hills, Kudremukh, Khetri, Zawar, Kodarma, Nellore, Neveli, Jharia, Raniganj, Bokaro, Talchar, Singrauli, Mumbai High, KG Basin, Ankleshwar, Kalol, Digboy, Naharkatia, Tarapur, Rawatbhata, Kalpakkam, Narora, Kaiga, Kakrapara, Manikaran, Lamba, Muppandal. Key associations, Gondwana coal, Dharwar metallic minerals, tertiary sedimentary oil gas, laterite bauxite, Koderma mica, monazite thorium. Key agencies, GSI, ONGC, MECL, NMDC, IBM, HCL, NALC, BARC, JAIL, Atomic Energy Commission. PYQ clarifications, mica abundant in Koderma, true. Natural gas not primarily in Gondwana, false, associated with tertiary basins. Dharwar not famous for petroleum, false, known for metallic minerals. Thermal power is a major water consumer. Great summary for prelims
And for the main takeaway, remember these key analytical arguments. Uneven distribution and regional disparities. How India's varied geology leads to uneven mineral distribution, concentration in peninsular plateau, river valleys for coal, sedimentary basins for oil gas, impacting regional development, rich belts versus resource-poor areas, and potentially causing socio-economic imbalances. Resource-industry linkage. The strong correlation between the location of mineral and energy resources and the concentration of related industries, e.g. iron and steel near coal and iron ore in the northeastern plateau, refineries near oil fields or markets. Energy transition challenge. Balancing India's high dependence on conventional energy, coal, oil for development, with the urgent need to shift towards cleaner renewable sources, solar, wind, due to environmental concerns, pollution, climate change, and resource limitations. This involves technological, financial, and policy challenges. Mining. Development versus environment. The complex trade-offs involved in mining, its contribution to the economy versus its significant environmental impacts, deforestation, land degradation, water pollution, and social consequences, displacement, health hazards, illegal mining. Policy responses like go, no-go reflect this ongoing conflict. Conservation strategies for sustainability. The critical need for resource conservation through strategies like promoting renewable energy, enhancing efficiency, encouraging recycling, especially for scarce metals like copper, lead, zinc, developing substitutes for rare minerals, and regulating exports to ensure long-term resource availability for sustainable development. तो हमने देखा कि भारत खनिज और ऊर्जा संसाधनों से संपन्न तो है, पर इनका वितरण बहुत असमान है और इनके प्रबंधन में सतत विकास एक बहुत बड़ी चुनौती है। निर्भरता बहुत ज्यादा है, जिसे कम करके नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और प्रीलिम्स के लिए जैसा मैंने कहा, खनिजों के प्रकार, उनके मुख्य उत्पादक राज्य और क्षेत्र, वो किन भूवैज्ञानिक संरचनाओं, गोंडवाना, धारवा, टर्शरी से जुड़े हैं, और मुख्य ऊर्जा संयंत्रों की लोकेशन, ये सब मैप के साथ याद रखना बहुत फायदेमंद होगा। PYQs भी यही दिखाते हैं। और अंत में, जैसा हमारा रिवाज है, एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। सोचिए कि जैसे जैसे भारत नवीकरणीय ऊर्जा को अपना रहा है और खनन पर पर्यावरण के नियम और सख्त हो रहे हैं, तो भारत के जो पारंपरिक खनन क्षेत्र हैं, जैसे छोटा नागपुर का इलाका, उन्हें अपने आर्थिक भविष्य के बारे में कैसे सोचना होगा। जब अर्थव्यवस्था सिर्फ खनिजों को निकालने और बेचने पर आधारित नहीं रह पाएगी, तब क्या होगा? इसके लिए किस तरह के सामाजिक आर्थिक बदलावों, सोशो इकोनॉमिक ट्रांजिशंस और नीतियों की जरूरत पड़ेगी? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल क्षेत्रीय नियोजन, आर्थिक विविधीकरण और न्यायसंगत संक्रमण जैसे जटिल मुद्दों से जुड़ा है, जो मेंस GS1 और GS3 दोनों के लिए बहुत प्रासंगिक है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.